ये लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर याद किए जाने वाले आपातकाल को आज 44 साल पूरे हो गए। आपातकाल यानी वो दौर जब आम नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। सरकार के खिलाफ बोलना अपराध हो गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। उन काले दिनों को याद करते हुए बीजेपी ने आज काला दिवस मनाया। तो उस दौर के त्रासदी देख चुके विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात इमरजेंसी से बदतर हैं, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आपातकाल यानी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय। आपातकाल यानी वो दौर जब लोकतंत्र का गला घोटा गया। आपातकाल यानी वो दौर जब सवाल उठाना गुनाह बन गया। ये काम मैं करना चाहती हूँ। आपातकाल यानी वो दौर जब आजादी सत्ता की जंजीरों में कैद हो गई। किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। 25 जून 1975 की आधी रात को संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल कर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। 26 जून की सुबह रेडियो पर इसका ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए ये फैसला जरूरी हो गया था। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए और सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों पर कहर टूट पड़ा। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे बड़े विरोधी नेताओं के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया। इंदिरा सरकार ने आपातकाल का फैसला तब लिया था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी कुर्सी बचने की उम्मीदें खत्म हो गई थी। यही वजह है कि आपातकाल के फैसले को तानाशाही फैसला भी कहा जाता है, जिसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया। वहीं देश के गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इतिहास के उस काले अध्याय का जिक्र करते हुए ट्विटर पर लिखा, 1975 में आज ही के दिन मात्र अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। देशवासियों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लगा दिए गए। लाखों राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों यातनाएं सही। मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं। मगर इमरजेंसी की 44वीं बरसी पर बवाल की वजह बना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है, आज 1975 में घोषित आपातकाल की बरसी है। पिछले 5 साल से भारत में सुपर इमरजेंसी के हालात हैं। हमें इतिहास से काफी कुछ सीखना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करने के लिए लड़ते रहना चाहिए। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और एनसीपी नेता माजिद मेमन भी देश में अघोषित आपातकाल की बात कहने लगे। वो दिन इन दिनों से ज्यादा बुरे नहीं थे। बहुत बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे। उस वक्त शक्ल देखकर, धर्म पूछकर बेगुनाहों की जान नहीं ली जाती थी। वहां एक भीड़, न तो खुद में पुलिस होती थी, न थाना होती थी, न अदालत होती थी, न फैसला होती थी। बहरहाल बहुत बुरे दिन थे, लेकिन ये दिन तो इतने बुरे हैं कि इसकी कल्पना से भी बहुत दिल डरता है। आज के दौर में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक है। विपक्षी नेताओं के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष के वो नेता उन्हें आईना दिखाने में जुट गए जिन्होंने खुद भी उस दौर को बेहद करीब से देखा है। ये इमरजेंसी में 1,40,000 लोगों को जेल में डाला गया था। जैसे वो उस समय कहते थे ना दलील या ना और कुछ ऐसे कहते थे, और कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ये परिस्थिति है।
ये मैं पूछना चाहता हूँ। सारे के सारे चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, हम सब लोग क्या कहते हैं कि बंद थे और कभी सोचते भी नहीं थे कि जो है जीते जिंदगी जो है इमरजेंसी जो है हम जेल से बाहर आएंगे। और उसके बाद जो है उसकी तुलना करना आज की सरकार से, जो सुशासन का प्रतीक है, जिसको जनता ने जो है सो ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि इमरजेंसी के बाद इतना ही पॉपुलर थी तो क्यों जनता ने उसको क्या कहते हैं कि आउट कर दिया, जीरो पर आउट कर दिया। आपातकाल लोकतंत्र के साथ साथ देश की सियासत का भी काला अध्याय है, जिस पर हो रही मौजूदा सियासत कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि मौजूदा हालात की तुलना आपातकाल से कैसे? देश में कहां है आपातकाल जैसे हालात? कहां विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया? क्या देश हित में सख्त कदम उठाना आपातकाल है? क्या आतंक को कुचलना आपातकाल है? सियासी बवंडर, भीषण राजनीतिक संग्राम और कोर्ट के आदेश, मुझे लगता है यही पटकथा के दो ऐसे कारण थे, जो कि एक आधारभूत कारण और एक तत्कालीन कारण। जी, हमारी नई युवा पीढ़ी हमारे आपातकाल से अनभिज्ञ है, वो नहीं जानती कि आखिर आपातकाल क्या था। जी हां, विपक्ष कहता है कि आपातकाल में तानाशाही, वंशवाद, भ्रष्टाचार जिसके विरुद्ध संग्राम था। जी हां, इसी बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज इमरजेंसी वर्सेस सुपर इमरजेंसी को लेकर देश में मचा है बवाल, लेकिन यही है आज देश का सवाल। और इसके साथ साथ अगर सबसे ज्यादा दंश किसी ने भोगा है तो वो है प्रेस, जिसको सबसे ज्यादा अंकुश लगाया गया। और इसकी शुरुआत आज देश के सवाल की मैं गुलजार की दो लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। लहू के कतरों से चुनकर स्याही, अगर वक्त की बात तुम न लिखोगे तो वो और कौन होगा। लम्हों से रिश्ती स्याही से चुनकर रक्त की बात अगर तुम न कहोगे तो वो और कौन होगा। जुबान पे जर लग गई पाबंदियां तो आखिर लब खोलकर तुम न कहोगे तो वो और कौन होगा। तो आज आपातकाल को लेकर जो प्रेस ने दंश झेला और तमाम उस समय की त्रासदी जिसको विपक्ष और आज की मौजूदा सरकार काला दिवस के रूप में मना रही है, उसका विरोध कर रही है। और उसके साथ साथ प्रतिपक्ष जो है वो सरकार के विरोध में खड़ा हुआ है। मेरे साथ देश का सवाल में बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं नेहा जोशी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। कलकत्ता से मेरे साथ जुड़ेंगे तौसीफ अहमद खान साहब, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सचिन भल्ला साहब, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, जो कि एक इतिहासकार हैं। डॉक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और एक ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार जो कि विदेश मामलों के भी जानकार हैं और जिन्होंने इमरजेंसी को काफी करीब से देखा है, ऐसे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी मेरे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। और साथ ही प्रोफेसर रामवीर शर्मा, जो कि आरएसएस समर्थक कहे जाते हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से देश का पहला सवाल नेहा आपसे, बार बार आप लोग आपातकाल का जिक्र कर इसे क्यों घिस रहे हैं? देखिए, इसका जिक्र करके इसको घिसने की बात नहीं। आपातकाल हमारे इतिहास का एक भाग है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोयला जितना घिसेंगे उतना काला होगा। नहीं, ये तो काला अध्याय है, सब जानते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि उससे ही हमें सीख मिलती है। वो हमारे लिए एक कंपैरिजन के लिए लाइन है कि हम कितना नीचे चले गए थे। हमने अंग्रेजों से तो लड़ाई लड़ ली, आजादी ले ली, लेकिन हमारे देश के अंदर किस तरह की राजनीति का स्तर गिरा और किस तरीके के हम एक दौर पर खड़े थे जब देश के नेता जिन्होंने इमरजेंसी स्ट्रगल में अपना रोल निभाया, जो देश के विकास में अपना रोल निभा रहे थे, वो प्रेस, मीडिया जो लगातार काम कर रहा था, देश की अचीवमेंट्स को बता रहा था, क्वेश्चन कर रहा था, अपना रोल निभा रहा था, चौथा स्तंभ, कैसे इन सब को जेल के अंदर डाला गया सिर्फ एक महिला, एक लीडर के अहम के लिए। मुझे लगता है बहुत जरूरी है, मेरे जैसे लोग जो बहुत बाद में पैदा हुए, लग रहा है मैं इस पर भी आऊंगा नेहा, बिल्कुल आप आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी, मैं उस समय शायद पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे परिवार में मेरे पिता ने इमरजेंसी का दंश झेला है और जितनी फर्स्ट हैंड अकाउंट्स मैंने इमरजेंसी के सुने हैं, वो यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आज के हम कुछ नेताओं से सुन रहे हैं, ममता बनर्जी, जिन्होंने, मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो अपना मानसिक संतुलन खोती हुई नजर आ रही हैं,
तो ममता बनर्जी सरीखे नेता जो इस तरीके के बात कर रहे हैं, उनको शायद ये बात का अंदाजा भी नहीं है कि उस समय देश में क्या हो रहा था। और बहुत एस्टीम पैनल हमारे साथ है, मुझे नहीं लगता कि मैं अथॉरिटी हूं इस बात पे और मुझे इस पर ज्यादा बोलना भी चाहिए। हमारा एस्टीम पैनल बातों पर ही बात बिल्कुल, जो हमारा एस्टीम पैनल है वो आपको बताएगा कि जो व्यक्ति भी इस तरीके का कंपैरिजन कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, मैं आपके पास आऊंगा। नमस्कार वेद साहब, ये बताइए कि आज लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान के बाद से लगातार काला अध्याय के रूप में ये बात कह रही है, बार बार यही बात को घिसने से क्या लाभ दिखाई देता है आपको? मैं तो समझता हूं कि आपातकाल हमारे आजाद भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है कि उसके बारे में जितना भाजपा या अन्य दल कुछ कह रहे हैं उससे ज्यादा स्वयं कांग्रेस को कहना चाहिए। कांग्रेस को स्वयं उसका स्मरण करना चाहिए और देश को ये बताना चाहिए कि एक भूल हो गई थी, एक महान नेता से भूल हो गई थी। इंदिरा गांधी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में अगर गिनती लगाई जाएगी 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी, तो उनको माना जाएगा कि वो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक थी। लेकिन उनसे भूल हो गई, उन्होंने आपातकाल थोप दिया और उसका परिणाम भी देख लिया। और आपातकाल के बाद जो सरकार बनी 2.5-3 साल चली, लेकिन उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को वापस लाया गया। इसलिए कांग्रेसियों को भी चाहिए कि आपातकाल की जो भयंकर भूल हुई थी उसका स्मरण करें और ये कहें कि कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे आज का प्रधानमंत्री हो या कोई आने वाला प्रधानमंत्री हो, वो उससे सबक ले। पूरे देश को सबक लेना चाहिए कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करके, गला घोंट के आप देश को चला नहीं सकते। ये देश ऐसा है कि महान से महान, ताकतवर से ताकतवर, तानाशाह से तानाशाह प्रधानमंत्री को भी सूखे पत्ते की तरह उड़ा देता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, पूरे उत्तर भारत में कितनी सीटें मिली? 2-3 सीटें भी नहीं मिली उनको, पूरा सुपड़ा साफ हो गया। तो ये एक सबक है सारी पार्टियों के लिए, सारे प्रधानमंत्रियों के लिए कि आपातकाल जैसी चीज कभी सपने में भी सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर वैदिक, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये शुरुआती राउंड है, तो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं मैं उनके पास जाता हूं। मैं सीधे अब लिए चलता हूं कोलकाता, जहां से तौसीफ अहमद मौजूद हैं। तौसीफ, बताइए आज देश में कहां आपातकाल है? देखिए, आज तो देश में आपातकाल जैसी स्थिति कहां पे दिखती है, ये आप देखेंगे सेंट्रल एजेंसीज जितनी हैं उनमें। हमने देखा है कि सीबीआई में एक डायरेक्टर और दूसरे डायरेक्टर मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कभी लाइफ में नहीं हुआ, कि जजेस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन में डिसेंट नोट को नहीं छापने के बात को लेकर के इलेक्शन कमिश्नर आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वो तीनों अपने आप को इक्वल माने। तो हमने ये बात तो क्लियर है कि सेंट्रल एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया गया। तो इसे कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। मैं इस बात पे और भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आपने पूछा कि भाई बीजेपी बार बार इमरजेंसी, पुरानी इमरजेंसी को क्यों उठा के लाती है। वो इसलिए उठा के लाती है क्योंकि बीजेपी के पास में अपने बचाव करने के लिए कुछ है नहीं, अपने फॉल्ट का डिफेंस के पास में अपने बचाव करने के लिए कुछ है नहीं, अपने फॉल्ट का डिफेंस करने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए वो अटैक करते हैं, सारा ब्लेम वो नेहरू पे डाल देते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। लोग मारे जा रहे, डिमोनेटाइजेशन की वजह से ज्यादा लोग मारे गए, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। पेट्रोल का पंप, मैं आपातकाल पे ही बोल रहा हूं कि ये आपातकाल को क्यों उठा के लाते हैं, ताकि वो नेहरू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को ब्लेम करने के लिए। देखिए, दूसरे को ब्लेम करने के से आपका अपना प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाता। क्या सेंट्रल एजेंसीज, जी बोलिए, सेंट्रल एजेंसीज को इन्फ्लुएंस किया गया या नहीं किया गया, ये सवाल है। सेंट्रल एजेंसीज को इन्फ्लुएंस किया गया या नहीं किया गया, ये होता है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जहां पे आपने इमरजेंसी तो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हाँ आपका इंटरफेरेंस है। हमने देखा है कि रिपोर्ट है, राफेल का रिपोर्ट हो, चाहे आपको अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का रिपोर्ट है। हमने देखा है कि पीएमओ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखा करके आपको पता है दिया तले अंधेरा है, रूल्स को बोला जाए तो ये इन्फ्लुएंस। जनाब, आपको पता है दिया तले अंधेरा है। बंगाल में क्या हो रहा है, अगर कोई राम राम बोल देता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाता है।
नहीं, ये ऐसे तो कितनी देखिए, बातें ये गिनाऊं politics- तो ये आपातकाल आपके प्रदेश का आपातकाल नहीं दिखाई देता आपको? नहीं, राम नाम पे तो खैर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है तो वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। हालांकि राम नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं होता। और ये जोशी जी जो हंस रही उनको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि दिया तले अंधेरा, मैं आपको रोशनी डाल रहा हूं दूसरे चीजों पे, तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? उनका डिफेंस यही है चिंता कि ना कीजिए, मैं कर लूंगी। कांग्रेस आप ने अपनी बात सारे कीजिए, चीज का आप बहुत बंगाल चीज पे को focus कांग्रेस कीजिए। पे मैं आपके पास सारे आता चीज का हूं, कांग्रेस डाल दो। तौसीफ, मैं आपके पास आता हूं। अभी चूंकि मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना है इस बहस में, लेकिन आप अपने सवालों के जवाब आप सोच के रखिए, क्योंकि मेरे सवाल क्या होंगे जवाब ध्यान में रखिएगा। मेरे साथ डॉक्टर कपिल कुमार। डॉक्टर कपिल कुमार, ये जो तमाम दलीलें, तमाम बातें सामने आ रही हैं, आपने भी आपातकाल देखा होगा, आप भी उससे जूझे होंगे। ये सारी बातें जो सियासत चल रही है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? इस समय क्या जरूरत है आपातकाल को बीजेपी को बार बार घिसने की? देखिए, सवाल बीजेपी के घिसने की नहीं। मैं एज ए हिस्टोरियन, मैं आपातकाल को कभी नहीं बोलूंगा। कोई भी हिस्ट्री का ऐसा इवेंट जो हमारे देश के ऊपर एक धब्बा बनता है, हमारे प्रजातंत्र पे एक धब्बा बनता है, अगर हम उस धब्बे को बार बार अपनी जनता को नहीं बताएंगे कि ये धब्बा क्या था, तो ये हो सकता है कि उस धब्बे की कोई भी सत्ता में रह करके दोबारा पुनरावृत्ति करे। कपिल, ये मैंने शुरुआती में कहा कि हमारी युवा दोबारा इस विभीषिका से अनभिज्ञ है। मैं इमरजेंसी में एमए जून में मैं जून का इम्तिहान देके हटा था जिस समय ये इमरजेंसी लगी। और मैं आपको वाकया सुनाना चाहता हूं कि 96 के अंदर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने रूल एक्ट पढ़ाना, जलियांवाला बाग मैंने पढ़ाना था क्लास के अंदर। तो मैंने बच्चों से कहा आप रूल एक्ट पढ़ के आइएगा, काला कानून जो बनाया था। एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया, तो मीसा का भी दुरुपयोग। सुनिए, एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया खड़े होकर के क्लास में कि सर, उस जमाने में अंग्रेजों ने जो रूल एक्ट लगाया था और आज जो इमरजेंसी के अंदर कानून हम पे लगे हैं, इसमें क्या अंतर था? और मैंने उसको जवाब दिया था, अंतर सिर्फ एक था, वो हम पे अंग्रेजी हुकूमत पे लगाए थे और ये हम पे हमारे अपने प्रजातंत्र के अंदर हमारी अपनी सरकार ने हमारे ऊपर लगाए हैं। तो मुझसे बोली क्या आप? डॉक्टर कपिल, मैं आपके पास आऊंगा अभी। जी नहीं, अभी मुझे ब्रेक पे जाना है डॉक्टर कपिल। ये जो एक तमाशा बन गया है ना कि साहब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और सेंट्रल एजेंसीज पे इमरजेंसी है, ये सब लगी हुई है। श्रीमान जी, आपने इमरजेंसी देखी नहीं, आपको इमरजेंसी का मतलब नहीं मालूम क्या है। अगर ये इमरजेंसी लगी होती ना, तो जिस स्वतंत्रता से आप बोल रहे हैं ना इस समय बैठ करके, अब तक पुलिस की गाड़ी आ गई होती और आपको जेल के अंदर ले गई होती अगर इमरजेंसी होती। हमारा देश का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं आपातकाल पर जारी सियासत की। कुछ समय पहले इमरजेंसी की वजह की पड़ताल करते वरिष्ठ पत्रकार और आईटीवी नेटवर्क के हमारे पूर्व सहयोगी वीर सांघवी ने इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधान सचिव आर.के. धवन, इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक कुलदीप नैयर और लंदन में तत्कालीन डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह से खास बातचीत की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले बातें सामने आई थी। पहले सुनिए ये हमारी उनकी बातें और उसके बाद हम फिर बहस पर आगे बढ़ेंगे। Architect of the emergency proclamation was the Chief Minister of West Bengal, Siddharth Shankar Ray. It was he who told Indira Gandhi that she should declare an emergency. An emergency gave the government the right to effectively suspend civil liberties and put most of the institutions of democracy into suspended animation. Nobody knows why Mrs. Gandhi agreed to the emergency. Her supporters say she believed that India was drifting into anarchy. Her critics say that she was always a dictator at heart, determined to hold on to power even when she had no legitimacy. When the emergency was declared, apparently the man who drafted the original proclamation was Siddharth Shankar Ray. This is also a very strange coincidence. People do link it with the Allahabad High Court judgment, because the judgment came on the 12th of June and this emergency was declared on the 26th of June. But some other, I know for all the facts, the things in the country at that time from 1974 onwards were very bad. There was Mr. Fernandez giving a call, railway strike, Communist Jayaprakash Man stepping in. There was two Morarji Desai going on, threatening to go on fast
if the Gujarat Assembly is not dissolved. All those things are there. So this is Gandhi was under tremendous pressure from these people, Barua, Siddharth Shankar Ray and Gokhale and Rajni Patel. These are the four people who are really managing the whole show. Whose idea do you think the emergency was? Was it her? Was it Sanjay? Or was it, as people like Dhawan claim, Rajni Patel, Siddharth Shankar Ray, D.K. Barua, the people who surrounded her? I don't know whose original idea, but this Shankar Ray, what's his name? Siddharth Shankar Ray. Siddharth Shankar Ray, who was then Chief Minister of West Bengal. He himself told me that, look here, I suggested to her that why don't you impose the emergency? She said there's already emergency because of the Bangladesh war. What was an external emergency? But he said no, that is external. Internal. देश का सवाल में आप देख रहे थे वो एक्सक्लूसिव बातचीत कुलदीप नैयर, आर के धवन, जो कि इंदिरा गांधी के निजी स्वीय सचिव थे। बहस के पहले हमारे दो पैनलिस्ट अभी भी बाकी हैं जिनका शुरुआती कमेंट आना है। मैं चलूंगा प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब के पास। शर्मा साहब, बार बार वही जिक्र, काला अध्याय, 44 साल पूरे हो गए, आपातकाल को लेकर आखिर ये बवाल बचाने के पीछे की मंशा क्या है? नहीं, आपातकालीन जो समय था उसको याद करना इसलिए आवश्यक है कि देश की जो युवा पीढ़ी है उसको ये स्मरण दिलाना जरूरी होगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने शासन या अपने खुद के सत्ता को बचाने के लिए संविधान पर अटैक कर सकता है, संविधान की आत्मा पर अटैक कर सकता है, संविधान के मूल्यों को कुचल सकता है। जिस प्रजातंत्र में हम रह रहे हैं और जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास कैसे एक प्रधानमंत्री अपने शासन को, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जगमोहन लाल सिन्हा जो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था, और उन्होंने बजाय कोर्ट के आदेश को मानने के, कानून के आदेश को मानने के बजाय उन्होंने, और उनके जो इर्द गिर्द लोग थे जिनकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, उन लोगों ने ये कहा कि अगर आप राजनारायण जी वाला जिक्र कर रहे हैं, राजनारायण जी जो उन्होंने ही चुनौती दी थी उनके चुनाव को, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर प्रेस का आप देखें, अगर आप उस समय के कानून को, तो न अपील, न दलील, न वकील, जिसको चाहा पुलिस ने बंद कर दिया, जब चाहा बंद कर दिया, और वो किसी भी जगह पर उसको आपकी अपील, वकील, दलील वाली फिल्मी बात याद आ गई शर्मा साहब, और इसी आपातकाल पर कई फिल्में भी बनी हैं। आपको याद होगा आंधी पर भी इसकी चाबुक चली थी। सचिन भल्ला, बार बार वही बात घिसना। देखिए, ये जो 1975 में जो आपातकालीन जो भी हुआ और इमरजेंसी लगी, उसमें 1977 तक 2 साल नियर अबाउट ये इमरजेंसी लगी रही। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1980 में कांग्रेस सरकार फिर क्यों आई, जब कई लोगों को, हमारे देशवासियों को कहीं ना कहीं उनमें कोई अच्छाई नजर आई, उसके अकॉर्डिंग 1980 में दोबारा इतने भारी मतों से कांग्रेस सरकार दोबारा आई। लेकिन सचिन भल्ला, दूसरी बात ये जो आज लिखने के पीछे का कारण बताए ना आप, क्यों लिखी गई है? उस टाइम जो घोषित इमरजेंसी लगी, उसके बाद मुझे लगता है कि आज के टाइम अघोषित जो इमरजेंसी का दौर चल रहा है, अरे कहाँ लगी है ये बताइए ना। जो लगी आपके, अरे कहाँ लगी है सर? मेरी बात सुनिए, अभी जो माहौल चल रहा है, मेरे दोस्त ने अभी बोल रहे थे कि सीबीआई और ब्यूरोक्रेट जितने हैं और मीडिया और जितने भी, देश के सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं उन नेताओं के बयान पर जो ये कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूरी है कि 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर कैसे आपातकाल थोपा था, उसका पूरा सच देख लिया जाए इस रिपोर्ट में। पच्चीस जून 1975 को देश में घोषित आपातकाल के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती, मगर सबसे बड़ी वजह बनी हर कीमत पर सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखने की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की चाहत, जिसे जमीन पर जयप्रकाश नारायण जैसे नेता की अगुवाई में चुनौती मिल रही थी। तो दूसरी तरफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण से कानूनी लड़ाई में इंदिरा को शिकस्त मिल चुकी थी, जिसकी शुरुआत 1971 को लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी, जिसमें कांग्रेस को 353 सीटों पर जीत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी।
1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राजनारायण को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, मगर राजनारायण ने इंदिरा पर चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाया और उनकी जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट ने आरोपों को सही ठहराते हुए इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी, जिससे उनके प्रधानमंत्री पद पर भी संकट खड़ा हो गया। 11 दिन बाद 23 जून को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें फैसला आने तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को कह दिया गया, मगर बतौर सांसद उनके अधिकार और सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई। उधर पहले से इंदिरा सरकार के खिलाफ बिहार और गुजरात में आंदोलन चला रहे जयप्रकाश नारायण ने 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की और कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए देश की सेना और पुलिस से सरकार के खिलाफ असहयोग का आह्वान किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिस जयप्रकाश नारायण के संबंध में कहा जाता था कि वह देख भविष्य पुकार रहा, वह दलित देश का त्राता है, सपनों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, अग्नि को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है। उनको तमाम अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मोरारजी भाई देसाई को, सारे के सारे चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, हम सब लोग क्या कहते हैं कि बंद थे। सेना को विद्रोह के लिए भड़काने के आरोप में जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने धारा 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया, जो 21 महीने तक यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। एक फिल्म आई थी 2 साल पहले, जब मैंने उसमें देखी थी तो संजय गांधी का एक किरदार था और ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की पटकथा लिखी थी तो उसमें 2 नाम प्रमुख थे जिनका प्रभाव था, एक तो एसएस रे और दूसरे संजय गांधी। उस फिल्म में एक क्लिप आती है जिसमें संजय गांधी कहते हुए दिखते हैं कि सरकारें चैलेंजेस से नहीं चाबुक से चलती हैं। डॉक्टर वैदिक, मैं आपके पास आऊंगा। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है, प्रतिपक्ष कह रहा है कि आज आपातकाल थोपा जा रहा है, सुपर इमरजेंसी है, बात हो रही है। आजम खान तो यहां तक चले गए कि 75 का काल बेहतर था, आज तो हाहाकार है। डॉक्टर वैदिक, आपने वो काल भी देखा है, आपको लगता है आज जहां पर इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, क्या आपातकाल थोपा जा सकता है? देखिए, आपातकाल जब लागू हुआ तो मेरे पिताजी खुद जेल में थे और मैंने विपक्ष के नेताओं के साथ बहुत ही घनिष्ठतापूर्वक कार्य किया। आज जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वो इस बुरी तरह से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दिशाहीन हैं, दिग्भ्रमित हैं कि वो ये सोच ही नहीं पा रहे कि अब क्या करें। तो उनका ये सोचना बिल्कुल ठीक है कि उनकी मनस्थिति आपातकाल जैसी है, लेकिन इस देश में परिस्थिति आपातकाल जैसी बिल्कुल नहीं लगता है। डॉक्टर वैदिक की ये बेतुका तर्क है, विरोध करना है, खुल के बोल रहे हैं। ये हाँ, ये तर्क बेतुका है कि देश में आपातकाल है, आपके दिमाग में आपातकाल है, देश में आपातकाल नहीं है। आप में दमखम हो, आप डट के मुकाबला कीजिए। कोई प्रधानमंत्री आपका क्या कर लेगा, कोई राष्ट्रपति आपका क्या कर लेगा, कोई संसद आपका क्या कर लेगी। सब आपके विरुद्ध हो, लेकिन आप डटे हुए हो तो सब आपके आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन आज देश में नेता कौन है, विपक्ष में कौन नेता है? सारे गप्पू पप्पू लोग हैं, किसी में दम नहीं है, सारे नोट और वोट के गुलाम हैं। कौन जन आंदोलन चला रहा है? डॉक्टर वैदिक भी नेता देश में नहीं है। आपके विचारों पर मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता जाना चाहिए, जहां पर तौसीफ पर बहुत सारे सवाल दागे जाने के लिए यहाँ पर पैनलिस्ट भी आतुर हैं। तौसीफ, आप वरिष्ठ पत्रकार, एक बुद्धिजीवी पत्रकार डॉक्टर वैदिक को सुन रहे थे। आप लोगों को जो तर्क आप लोग दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है? कहां है आपातकाल, देश जानना चाहता है। देखिए, मैंने तो बताया ही है,
अभी वो बोल रहे थे कि आपको जेल में उठा के डाल देंगे। देखिए गौरी लंकेश को क्या मारा नहीं गया? बंगाल में कौन जेल में डाल रहा है? कार्यकर्ताओं सरकार ने मारा है। गौरी लंकेश को सरकार ने मारा है तो पुलिस क्या उदाहरण देते हैं आप? गौरी लंकेश को सरकार ने मारा है। ये आपातकाल नहीं तो और क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जो पहली बार इस सांसद में जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो जितने भी आप बीजेपी के जितने भी सांसद चुन के गए हैं उन्होंने अपने अपने भगवानों का नाम लिया। उसके बाद स्पीकर जो मैं आपके पास आऊंगा, मैं कोलकाता तौसीफ से सवाल था, तौसीफ जवाब दीजिए। कुछ और भी सवाल है तौसीफ जी हाँ, मैं जवाब ही दे रहा था कि सारे लोग नहीं आप जवाब दीजिए जी। आप डिटेल कर रहे हैं डिबेट को, गौरी शंकर का गौरी का एग्जाम्पल देके। हाँ तो जी हाँ, नहीं क्यों गौरी लंकेश का मौत नहीं हुआ, उन्हें मारा नहीं? बंगाल के अंदर जो मौतें हो रही हैं आज, रोज कत्ल हो रहे हैं, वो कहीं नहीं है। वो गौरी शंकर तौसीफ आप जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का। बंगाल में जो रोज कत्ल हो रहा है उसके जिम्मेवार कौन है? उसमें 8 टोटल 10 लोग मरे हैं, 8 टीएमसी के थे सर, उसमें 8 टीएमसी के थे, 10 में से 8 टीएमसी के थे। आप उसको घुमा के दूसरे पक्ष में लेके जा रहे हैं, ममता जी के उस पे लेके जा रहे हैं। 10 लोग टोटल मरे हैं, उसमें 8 टीएमसी के लोग मरे हैं। आपने वो तो आंकड़ों की बाजीगरी में मत जाइए, आप आंकड़ों की बाजीगरी में मत जाइए। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं जरा तौसीफ जी को जवाब दे दूं। इमरजेंसी क्या होती है? अगर इमरजेंसी को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के अलावा कहीं पर हमें ऐसी परिस्थिति नहीं एक जर्नलिस्ट हम सबने नाम सुना है अंबिकेश महापात्रा एजुकेशन स्कैम जाने माने प्रोफेसर, उनको सिर्फ एक कार्टून बनाने के दोष में जेल में डाल दिया गया। शिलादित्य चौधरी एक किसान जिसने ममता बनर्जी की सभा में एक सवाल उठाने की हिमाकत करी, उसको जेल में डाल दिया गया। हमारी एक कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा कुछ दिनों पहले उन्होंने देखिए इंटॉलरेंस मत फैलाइए। आपकी बात सुनी गई, कोई किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। आप सुनिए बात को, हिम्मत रखिए बात सुनने की। कितने कार्यकर्ता, आज 53 कार्यकर्ता हमारे वहां शहीद हो चुके हैं। गाय के नाम पे जाके पुलिस ऑफिसर में सड़क पर उतर सकते हैं। गाय के नाम पे एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ा आदमी है, कोई जवान लड़का है, उसको सब लोग मिलजुल के मार देते हैं। खड़े होने की बजाय मिलजुल करके मार देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं। तो ये इंटॉलरेंट कौन है? ये इमरजेंसी नहीं है क्या? ये इमरजेंसी नहीं है। हालात कहाँ पर है? नहीं है इमरजेंसी जैसे हालात कहाँ पर हैं? आप ये बताइए। आप कह रहे हैं 5 साल से सुपर इमरजेंसी है, आप बताइए। मैं डॉक्टर कुमार, इमरजेंसी क्या थी? जेएनयू के हॉस्टल के अंदर जाके बुर्का पहन करके हर वो इंसिडेंट। अब देखिए, अब आप समझ लीजिए, जो आपको मालूम नहीं है मुद्दा रखिए सुनने का। एक एक व्यक्ति को सीपीआई के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने आइडेंटिफाई करके जेएनयू में अरेस्ट कराए। आज वही आपके राजा और वहां जाकर के जेएनयू में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और डेमोक्रेसी की वो जहां पे अरे सुनिए जर्नलिस्ट को मार दिया, अरे सुनिए श्रीमान जी, अरे पहले इमरजेंसी सुन लो क्या थी। पकड़ और जो पत्रकारों को आपने चुनाव और मतदान के दौरान जो मारा थी, उसका जवाब दीजिए। आपातकाल देश में कहाँ है ये बताइए ना। आपको बंगाल का आज का जर्नलिज्म बता दूं, क्या ये सत्य नहीं है कि आपके यहाँ की एक लीडिंग न्यूज चैनल को, जिसकी चैनल दिल्ली में भी मौजूद है, वो वहां से अखबार निकालती है, उसको ये कहा गया बंगाल के अंदर कि तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी अगर तुम टीएमसी को गठबंधन को क्रिटिसाइज करोगे तो। मैं नाम ले दूं चैनल का आपके सामने? छोड़िए दाढ़ी वाले को इसलिए मारा जाता है कि वो अरे यार दाढ़ी वाले को नहीं, तुम तो बिना दाढ़ी वाले हो, तुम्हें कौन मार रहा है? तुम तो खुल के बोल रहे हो, दाढ़ी वाला गिरफ्तार कर रहा है, लगा दो कि वो इमरजेंसी थी कि एक हरिओम पवार ने संसद कारागार बनेगी एक कविता पढ़ दी थी, उस कविता के ऊपर उसके वारंट निकल गए थे गिरफ्तार करने। इसके पहले भी इमरजेंसी हुआ है। इमरजेंसी मालूम भी है, इमरजेंसी तो पहले इमरजेंसी कांग्रेस और नॉन कांग्रेस में था, जानते हो? अभी के इमरजेंसी में तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी मार दिया जाता है। अच्छा, क्या पहले भी ऐसे हालात थे? वो भूल गए, पहले इतने बुरे हालात थे कि भूल गए एक लड़के को पीट के मार दिया जाता है, ये कह के कि वो बीफ लेके जा रहा है। वो सिर्फ जो है सस्पिशन पे
लोगों पे आरोप लगा करके उनको मार दो। चाहते हैं आप इंसान नहीं, इंसान से बदतर जानवर से बदतर सलूक है। सुनिए, जब एक इंसान की ह्यूमन राइट्स को खत्म कर दिया जाए इमरजेंसी है, तो वो आतंकवादी के इमरजेंसी लिए है। इमरजेंसी है। जब एक मेरा सवाल यही था डॉक्टर कपिल कुमार, मेरा सवाल यही था कि अगर आप एक प्रशासन को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए सख्त कदम उठाते हैं तो क्या वो इमरजेंसी समझी जानी चाहिए? क्या वो थोपी जा रही है? अरे आतंक को कुचलने के लिए। अवस्थी जी, अगर बंगाल की जनता को ये लिबर्टी होती ना कि हमको वोट देने के बाद हमारी पिटाई नहीं होगी, तो बंगाल के अंदर 28 सीट मिलती हो तो वो सुपर इमरजेंसी के खिलाफ लोगों को। कांग्रेस की इमरजेंसी में तो आपने आजादी छीना था। अरे अभी तो आजादी छीनी थी? जिंदा रहने का हक छीन लिया है। जिंदा रहने का हक इंसान आपकी ममता ने सबको हक दे रखा है जिंदा रहने का। इमरजेंसी होता है। अरे आपकी ममता का रंग बदलते हुए नैतिक तरीके से उसका ममता अभी तो लाइफ पे इमरजेंसी है। कैसी ये मॉब लिंचिंग पहले नहीं था, ये मॉब लिंचिंग आज है। जनाब तौसीफ, आपसे जो पूछा जा रहा है आज इमरजेंसी जैसे हालात कहाँ पर हैं वो बताइए ना। आप वो बता नहीं रहे, थोपी गई है, देश में सुपर इमरजेंसी है। अरे तो कहाँ है ये बताइए। तो अगर आप बांग्लादेश से इलेक्शन में कन्वेंसिंग करने के लिए विदेशियों को बुलाएंगे, डॉक्टर कुमार राजवीर शर्मा साहब भी उनका इलाज शर्मा किया साहब, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप इमरजेंसी है, थोपी गई, थोपी जा रही है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। आपने वो इमरजेंसी जहाँ पर पूर्ण तरीके से लोगों को पकड़ दिया गया। ये जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि इन आरोपों में कहीं तथ्य है? मुझे लगता है कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो केवल इतना कह करके रुक जाते हैं। आपकी लिबर्टी जो है इट वर्क्स हैंड इन हैंड। जनाब तौसीफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज वर्क हैंड इन हैंड। तो मुझे भी लिबर्टी है कि मैं आपकी एजिटेजी कर दूं स्लोगन के। रामवीर जी, मुझे लगता है कि बर्बादी के दायरे टुकड़े दायरे लगाने को आप लिबर्टी कहते हैं। रामवीर जी, आप संक्षेप में जवाब दे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। पता चल जाएगा शर्मा साहब, डॉक्टर कपिल, छोटा सा जवाब, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक बात तो यह है कि अपोजिशन जो बात कह रही है अघोषित इमरजेंसी है, ये कह करके रुक जाते हैं। कहां पर है, कैसे है, ये नहीं बताते। सच्चाई तो यह है कि जो लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें दीदी भी शामिल है इनकी, जहां पर अब खान साहब बोल रहे हैं। खान साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। सुन लीजिए खान साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कोई कुछ लोग, अगर वहां पर कुछ लोग आलोचना करते हैं, कोई कार्टून बनाते हैं, कोई लेख लिखते हैं। रामवीर शर्मा साहब, ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, आप प्लीज अपनी बात पूरी करें। अवस्थी जी, 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये, मैंने पहले भी कहा कि अपोजिशन इतना कह करके रुक जाती है कि यहां पर अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन कहां है ये नहीं बताते। लेकिन उसके साथ ही साथ 3-4 लोगों ने ये अघोषित इमरजेंसी, सुपर इमरजेंसी इसका प्रयोग किया है, और खासतौर पर ममता दी और सीताराम येचुरी अगर उनको दें, और दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने आज भी संविधान का और कानून के शासन की धज्जियां उड़ा रखी हैं अपने अपने स्टेट में। सीपीएम पूरे तरीके से अपने विरोधी राजनीतिक लोगों को मरवा रही है, आरएसएस के लोगों को मरवा रही है, बीजेपी के लोगों को मरवा रही है, और ऐसे ही कॉलेज के बच्चों को आप अरेस्ट करा देते हो। वो और ऐसे ही वहां पर अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि जो शारदा चिटफंड है उसकी अगर आप इंक्वायरी करोगे तो सुपर इमरजेंसी तो उनको लगेगी ही। अगर मान लीजिए आप वहां पर आज अगर ममता दी का आप चरित्र देखें, अगर आप चिदम्बरम के खिलाफ इंक्वायरी के खिलाफ इंक्वायरी होगी तो सुपर इमरजेंसी तो है ही। अगर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, अगर नेशनल हेराल्ड
केस की इंक्वायरी होगी तो सुपर पहली बार हुआ कि जो भी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं वो हर अपने अपने भगवान का नाम लेके शपथ को ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद स्पीकर जी ने उनको वो किया कि आज के बाद ये नहीं बोलेंगे। ये बताओ ये ऐसी बातें क्यों निकल रही है? कांग्रेस के नेता अभी ये इमरजेंसी तो है, अपने अपने भगवानों का नाम लेकर शपथ ग्रहण कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, दुनिया में मुस्लिम हिंदू ईसाई ने सबने वोट दिए, सबने वोट दिए। सचिन बल्ला शर्मा साहब, देखिए मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, सचिन बल्ला। आज सचिन बल्ला आपको शांत होना होगा। आपातकाल की इस विभीषिका से हमें लोकतंत्र को कुछ समझ लेना चाहिए कि आखिर प्रजातंत्र को किस तरह अगर कुचला जाता है तो उसका काला अध्याय कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक चलता है। हमारी नई पीढ़ी आपातकाल की विभीषिका से अनभिज्ञ थी। आज शायद ये बहस सुनकर वो समझी होगी कि कितना बड़ा काला अध्याय था जिसको आज भी घिसा जा रहा है। यही इसी बात पर मचा था देश में बवाल। इसी को लेकर आए थे हम देश का सवाल में आप लोग जुड़े। डॉक्टर कपिल कुमार, नेहा जोशी, राजवीर शर्मा साहब, सचिन भल्ला, डॉक्टर वैदिक और तौसीफ अहमद आपसे। लेकिन आपसे एक शिकायत है तौसीफ, आपने जवाब नहीं दिया। जो आरोप आपने लगाए कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, कहीं दिखाई नहीं दिया।